बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, क्लास मैट्रिक का, और ये 16 था, ये ख़त्म हो चुका था। इसके एमसीक्यूज़ हैं, कुछ एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, वो चेक करेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। कहता है सेक्शन ए था आपके पास, कहता है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेटिक पोल है उसके हवाले से कौन सा स्टेटमेंट इन चार ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे हम जानते हैं कि मैग्नेट में हमारे पास एक साउथ पोल होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास, वो नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ नॉर्थ पोल के हिसाब से बात की जाएगी। कहता है अनलाइक पोल्स रिपेल। तो अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, जैसे कि अनलाइक जो सेम नहीं है, यानी कि नॉर्थ और साउथ के आपस में रिपेल करता है, जी नहीं, या अट्रैक्ट करता है, ये तो गलत हो गया। कहता है लाइक पोल्स अट्रैक्ट, कहता है जो साउथ साउथ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसके अंदर, ये जो सेम पोल्स होते हैं ये रिपेल कर रहे होते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। कहता है कि ये, कहता है मैग्नेटिक पोल जो नॉर्थ और साउथ कोई इफेक्ट ही नहीं करते इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ये भी आपकी बात गलत है। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है एक सिंगल पोल वाला मैग्नेट कभी होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा मैग्नेट ले लें जिसमें सिर्फ नॉर्थ ही हो, या कोई दूसरा मैग्नेट ले लें जिसमें कोई साउथ ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो कहता है ऐसा होता ही नहीं है। तो कहता है सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब यानी कि ऐसा, ये बात ट्रू है हमारे पास कि सिंगल पोल कभी भी मैग्नेट का होता ही नहीं है। तो ये ट्रू है, बाकी वाले आपके गलत हैं। तो आंसर जो इसका हो गया आपके पास वो डी हो गया। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे डी लिख दिया आपके लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द सॉरी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। अब जाहिर बात है, हमने पढ़ा था मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ में से फील्ड इमिट हो रही होती है और इमिट होकर वो सर्कुलेट करके दोनों तरफ से, चारों तरफ से, यानी कि सर्कुलेट करते हुए साउथ की तरफ आती है और साउथ के अंदर से, बार के अंदर से गुजरती हुई जाती है। अब यहाँ क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। कहता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जी नहीं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान तो ये आउटसाइड, यानी कि पेरीफेरी जो एरिया है उसके अंदर होती है, इनसाइड नहीं होता। ये रॉन्ग है आपकी बात। कहता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यस राइट, ये आपका ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि वो साउथ पोल के नॉर्थ पोल से निकल के वो जाती है अपने किसकी तरफ, वो साउथ पोल की तरफ जाती है। और साउथ पोल क्या करता है, उसमें इन होकर आ रही थी अंदर से। कहता है कि फ्रॉम साइड टू साइड, जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो बात ही गलत कर दी इसने कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ना हो, जो मैग्नेट है उसकी और लाइंस ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, फील्ड होती है उसकी। तो ऑप्शन इसका बी होगा हमारे पास। देखिए ऑप्शन भी लिख दिए मैंने आपके पास यहाँ पे, जब भी चाहें आप इसको देख सकते हैं। कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय, किसके जरिए डिटेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, यानी कि कोई इक्विपमेंट होगा, कोई डिवाइस होगा जिसको हम लेकर चलेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ पे। कहता है स्मॉल मास, यानी कि उसका मास कम हो। तो ऐसा तो नहीं होता, ये मास वाइज तो कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि तो फील्ड है, एयर के अंदर होती है। स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, कोई स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज कहीं रखें उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, तो उसकी मूवमेंट भी कोई इसमें एकदम अमल दखल नहीं करती। हाँ, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास बना हुआ है वो डिफ्लेक्ट करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है। तो ये आंसर इसका डी हो गया आपके पास। मैंने भी यहाँ पे आंसर इसका डी ही रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कहता है इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं है, यानी करंट अगर इंक्रीज होगा और परपेंडिकुलरली वो मैग्नेटिक फील्ड को हिट करेगा, यानी कि एरिया इस तरह से हमारे पास है, वो फील्ड आके हिट करती है, तो जाहिर बात है दोनों पैरेलल हो जाएंगे वहाँ पे वो चीज़ें। तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा, जी डिक्रीज नहीं होता वो। रिमेंस सेम होता है, विल बी ज़ीरो। ये तीन ऑप्शन इसके गलत हैं। ऑप्शन ए ही आएगा इसका कि वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन 4 का, ठीक है नाउ। और ये फार्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, लेकिन ये सिंपल अंडरस्टूड चीज़ है। परपेंडिकुलर होता है फील्ड किसी सरफेस के साथ, तो वो इंक्रीज होगा, एंगल की ज़रूरत ही नहीं है आपको चेक करने की, डायरेक्टली अंडरस्टूड थिंग है।
डीसी मोटर कन्वर्ट, डीसी मोटर क्या कन्वर्ट करती है? जाहिर बात है, मोटर है तो मोटर में करंट दिया हुआ है, करंट ने कोई मैकेनिकल काम किया है। ठीक है, जैसे कि पानी की मोटर होती है हमारे घर में लगी होती है, वॉशिंग मशीन जो होती है वो भी एक मोटर का तरह काम कर रही होती है। इलेक्ट्रिकल देते हैं और वो क्या करता है, मैकेनिकली चीज़ मूव कर रही होती है। तो पहला ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया, क्योंकि उसका काम ये नहीं है। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, तो ए रॉन्ग हो गया। बी डायरेक्टली नज़र आ रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल से तो जाती ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट होता है। तो पहले दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो गए। सी और डी में देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट, ये सही है। इसको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल वर्क लेते हैं, फिजिकल वर्क ले रहे होते हैं डीसी मोटर से, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने कोई लिक्विड बना लिया, कोई केमिकल बना दिया ना, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टीम वगैरह या गैस वगैरह बना दी, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी आएगा आपको इसके अंदर, पाँचवें का, फाइव का सी रखा है मैंने। ठीक है, आसान थे सवाल, ये मुश्किल नहीं है आपके, और अंडरस्टूड थिंग्स हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिजर्व द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो हमने जो पढ़ रहे थे, एसी जनरेटर पढ़ रहे थे, उसमें कम्यूटेटर दिखा रखा था, तो वो डीसी का होना चाहिए था, लेकिन उसने कम्यूटेटर दिखा रखा, तो क्या करेगा, वो कम्यूटेटर ही काम करता है। जो पिक्चर हमने कल देखी थी स्टडी करते हुए, कहा था ये सही नहीं है इसके अंदर से, तो वो ऑप्शन बी आएगा आपके पास। आर्मेचर वगैरह अलग चीज़ है, बुशेज अलग चीज़ है, स्लिपिंग अलग चीज़ है। कम्यूटेटर जो है उसका काम है, क्या करता है, उसको रिवर्स कर देता है करंट डायरेक्शन को, तो सारा डीसी ही आउटपुट आ रहा होता है वहाँ पर। तो ये हमने रखा है, बी रखा है इसका ऑप्शन, यहाँ देख लें, इसका ऑप्शन बी ही रखा हुआ है हमने, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या एनर्जी, क्या होगा। तो डायरेक्शन जो होती है इंड्यूस ईएमएफ की जो होती है, आप किस सर्किट में किसकी कंजर्वेशन हो रही होती है, कंजर्वेशन हो रही होती है, मास की तो होती नहीं है, चार्ज की भी नहीं होती, मोमेंटम की भी यहाँ पर कोई कहानी होती, एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि ये कोई चीज़ जनरेट वाला कोई कहानी नहीं है, जस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की वन फॉर्म से एक अदर फॉर्म के अंदर, तो एनर्जी की कंजर्वेशन हो रही होती है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी कहलाएगा इसका। देखें यहाँ पे डी ही रखा है हमने साथ में। 8वें कहता है द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, तो ज़ाहिर बात है हम स्टेप अप करते हैं तो हम करंट की कहानी नहीं कर रहे होते, और हमने पढ़ा भी था कल, हमने जनरेशन के हिसाब से भी देखा था उसको कि जब सेंडिंग एंड क्या कर रहा था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो क्या कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, किसको, वोल्टेज को बढ़ा रहा था वो। यहाँ पे क्या है, करंट की कहानी तो कोई भी नहीं आएगी, ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज होता है उसको बढ़ा देता है उसको, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज होते हैं उनको बढ़ा के ज़्यादा कर देगा वो सेकेंडरी साइड के ऊपर, ऑप्शन बी नियर है हमारे पास। सी में देते हैं क्या, हैज़ मोर टर्न इन प्राइमरी साइड, तो जी नहीं, प्राइमरी साइड में हमेशा स्टेप ट्रांसफार्मर के अंदर कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। हैज़ लेस टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, ये दोनों ही बातें एक ही जैसी हैं, अगर प्राइमरी में ज़्यादा है तो सेकेंडरी में कम होंगे, तो जब वही ऑप्शन नहीं तो ये भी नहीं है, तो इसका तो ऑप्शन सी डी भी कट हो गया, आपकी ए भी कट हो गया, तो इंक्रीज़ करेगा किसको, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज को, ये आंसर बी कराएगा इसका, बी ही रखा हुआ है हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का, ये आंसर बी ही कराएगा इसका। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर करंट की कोई स्टडी नहीं है, उसके अंदर वोल्टेज को अब किया जाता है, ट्रांसफार्मर का स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों के अंदर सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टेप अप है तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टेप डाउन होता तो सेकेंडरी साइड के ऊपर कम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आ गया हमारे पास यहाँ पे, कहता है द टर्न रेशो, यानी कि NS/NP ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10। अगर हम एक फार्मूला हमने पढ़ा था कल, NS/NP, जो कि बराबर होता है किसके, VS/VP के, तो कहता है जो NS/NP है वो बराबर है 10 के, तो ज़ाहिर बात है इक्वेशन के अंदर कहीं पर नंबर ऑफ टर्न की बात आनी चाहिए, तो यहाँ पे
करंट की बात आ रही है तो करंट की तो हम बात करते नहीं, वोल्टेज की करते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहे होते हैं वहाँ पे, कम हो रहे होते हैं। तो करंट वाली तो स्टडी कुछ नहीं आएगी, ये तो कैंसिल हो गया अब करंट की वजह से। अब यहाँ जो ऑप्शन है ये ट्रांस की बात कर रहा है, तो ट्रांस ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रांस जो एन एस ओवर एन पी था वो 10 था। एन एस ओवर एन पी जो है वो 10 है, तो इसका मतलब वो 10 है। तो तो एन एस ओवर एन पी तो नहीं आ सकते आपके ऑप्शन के अंदर, जिससे करंट नहीं आ सकता, करंट की कोई स्टडी नहीं होती क्योंकि ट्रांस का और वोल्टेज का रेशो के साथ एक रिलेशन है हमारे पास। तो ऑप्शन ये कैंसिल इसलिए हो चुका है क्योंकि एन एस और एन पी को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे कि वो खुद दोनों का एन एस ओवर एन पी जो है वो खुद वैल्यू उसकी 10 है, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी ऑप्शन वो टर्न्स में कर रहा है, तो ये तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी ही कैंसिल हो चुके हैं। तो आंसर कौन सा बचेगा आपके पास? डी ही बचेगा। तो ये देख इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। अगर मैं ये कहूँ कि वी एस ओवर वी पी, तो वी पी नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ का डिवाइड कर देगा। ये मल्टीप्लाई कर रहा है वी पी यहाँ पे वी एस को आकर डिवाइड कर देगा, तो वहाँ 10 बचेगा। तो 10 खुद बराबर है किसके? ट्रांस रेशो के। तो ट्रांस रेशो में क्या होगा? पर एन एस ओवर एन पी होगा, तो इसका मतलब यही आंसर सही, डी ही आंसर सही है इसका। इसका आंसर डी रखेंगे और ये डी ही रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये शीट है आपके पास, आप इसको भी देख सकते हैं जब भी दिल चाहे आपका। ये आपके एमसीक्यूज थे। इसके बाद अब आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, या अगर किसी को कुछ डिफ़िकल्टी लगे तो पूछ सकता है मैसेज करके। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन सी में जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। इसको मैंने पहले ही क्या कहते हैं पीडीएफ में बना के रख लिया आपके लिए, ताकि आसानी के साथ आपको समझा सकें। देखिए वो सवाल यहाँ लिख दिए मैंने पहले से ही, एक सॉल्व करके रख लिए थे आपके लिए। सेक्शन सी न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 क्या था? अ वायर केयरिंग फॉर एम्पियर, यानी कि करंट है। एम्पियर मीन्स जब यूनिट देखें तो अंदाज़ा कर लें क्या चीज़ है। तो एक वायर कैरिंग, एक वायर में से करंट गुजार रहा है, कितना? 4 एम्पियर का करंट गुजार रहा है। एंड हैज़ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बिटवीन द पोल ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल के अंदर। इस्केप्ड एट एन एंगल ऑफ, कहता है कि बिटवीन द पोल्स, पोल्स के दरमियान में, यानी कि एक तरफ नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ क्या है उसका? वो साउथ पोल है आपके पास। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में एक हमने कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसमें से करंट जो गुजर रहा है वो 4 एम्पियर गुजर रहा है। ठीक है, और एंगल जो था उसका 30 था हमारे पास टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। तो ये टेस्ला जो हम जानते हैं, ये हम उसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं। तो ये 0.8 दिया हुआ है इसने यहाँ पे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पर जो फोर्स लग रही है बताइए क्या होगी। आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और लेंथ कितनी थी? वो एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर थी। याद रख लीजिए कि अगर हम सी जी एस सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, हम एम के एस सिस्टम पढ़ते हैं, तो जितना भी यूनिट होगा सी जी एस का, यानी सेंटीमीटर या ग्राम, ये जो होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्रॉसपॉन्डेंटली जो उसके साथ आ रहा होगा। तो सेंटीमीटर इसको मीटर करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या होगा? 15 को डिवाइड करें 100 से तो 0.15 मीटर आ गया। एंगल 30 दिया हुआ था आपके पास, एंगुलर एंगल था उसका। इंडक्शन उसने बताया टेस्ला दिया हुआ था आपको, 0.8 टेस्ला दिया हुआ था। फोर्स मालूम कर रहा था। फोर्स का फार्मूला जो बुक ने इस्तेमाल किया है वो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, इस तरह से लिखा हुआ है, आई बी एल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिखते, आसानी के लिए बिल कर लें। याद रहेगा स्टूडेंट को, जब भी फोर्स का फार्मूला निकालेंगे, बिल, बिल, एनी टाइप ऑफ बिल, पर हेयर द बिल इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। फार्मूले हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, एक फोर्स वाला होगा हमारे पास और एक टॉर्क वाला होगा। जो फोर्स वाला है उसमें साइन थीटा आता है क्योंकि क्रॉस हो रहा होता है। अगर डॉट होगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ये होती है हमारे पास, क्या होती है ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, इसलिए साइन थीटा आता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ इज इक्वल टू आई एल इंटू बी होता है, यानी कि बी यानी कि जो वायर लेंथ है वो, और उसका जो हमारे पास इंडक्शन है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आ जाता है। ये पढ़ चुके हैं पहले भी आप लोग। तो बिल साइन थीटा आसान रहेगा फार्मूला आपके पास यहाँ पे। इसको बी की जगह इंडक्शन की वैल्यू रख दी, आई की जगह उसका करंट रख दिया, एल की जगह लेंथ लिख दी जो हमने कन्वर्ट कर रखी थी मीटर के अंदर। साइन अपनी जगह पर, एंगल कितना 30 था, 30 रख दिया। 30 एंगल जो आता है 0.5 आता है, सब क्यूरियस रखी, मल्टीप्लाई किया 0.024 न्यूटन आ गया। फोर्स से न्यूटन ही होगा, लेकिन याद रखना ये फार्मूला याद करने के लिए ईजी है बच्चों के लिए कि उसको बिल साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपके पास। स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर के अंदर एक लूप बना हुआ है हमारे पास, स्क्वायर शेप के अंदर, ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर की, एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की स्क्वायर की। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। देखेंगे किस तरह से। केयरिंग
2 एम्पेयर ऑफ करंट, एक वायर है, ठीक है, हमारे पास एक वायर है, फर्ज कर लिया, उस वायर में से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो उसका जो लेंथ आ रही है, उसका फर्ज किया हमने, वो कितनी आ रही है, लेकिन ये सिंपली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो एक स्क्वायर फॉर्म में होगा। जितनी लेंथ होगी इतनी विड्थ होगी उसकी, याद रखिए। स्क्वायर में क्या होता है, जितनी लेंथ होती है इतनी ही विड्थ होती है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर है, हमारे पास दे रखी है। कैरिंग अ करंट, उस कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.7 टेस्ला, जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन है, वो बी इज इक्वल टू 0.7 टेस्ला है हमारे पास। मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द लूप, लूप के साथ फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है। थीटा इज इक्वल टू एल्फा है, मैंने समझने के लिए थीटा लगा ताकि आसानी हो जाए आपको, 30 दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द लूप, लूप का टॉर्क का बताइए, टॉर्क मालूम कीजिए लूप का। यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू टा होता है, टी की तरह ही बनता है, थोड़ा सा चेंज होता है। स्क्वायर लूप है तो एक लूप का सिंगल लूप है ये। ए लूप का हुआ था, क्या कहा होता उसने, लूप का होता है, एक लूप का होता है, तो एन इज इक्वल टू 1। अगर 2 स्क्वायर लूप कहता, अगर आ की जगह 2 कर देता तो ये एन इज इक्वल टू 2 हो जाता है डेफिनेटली। 4 स्क्वायर लूप कहता तो एन इज इक्वल टू 4 हो जाता। आ लूप का था, स्क्वायर लूप का था ना, एक सिंगल लूप की बात की थी। जब एक सिंगल लूप की बात करेगा तो याद रख लें आप क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम जानते हैं हमें लेंथ मिली है, एरिया नहीं मिला। ये मैंने थोड़ा गलत हो गया, ये आई था, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा आप। ये दिस इज नॉट ए, दिस इज आई एम्पियर करंट, सॉरी करंट को मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। दिस एरिया इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू लेंथ है हमारे पास। लेंथ टू विड्थ होता है एक्चुअली, स्क्वायर का मैंने कहा था ना, स्क्वायर है, स्क्वायर में लेंथ टू विड्थ होता है एरिया। जो लेंथ है इतनी ही उसकी विड्थ है, दोनों सेम में कन्वर्ट किया हुआ था हमने पहले इसको, याद रख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेकली हो गया, मैंने चेक नहीं किया इसको, अभी पढ़ाते हुए चेक कर रहा हूँ इसको, ये गलती से ये आई है एक्चुअली। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे 0.004 हो जाएगा हमारे पास। अब कहता है यहाँ पे फार्मूला क्या है टा का, तो वो है NIAB, नैब, नैब जो भी पढ़ना चाहें कॉस थीटा होता है हमारे पास, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है हमारे पास। ये n इज इक्वल टू 1 था, I इज इक्वल टू 2 था हमारे पास। करंट जो था I, जो गलती से मैंने ए लिख दिया है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपको ए जो है हमारे पास, एरिया निकाला हमने अभी लेंथ टू विड्थ के फार्मूले से, क्योंकि लेंथ मिली हुई थी, स्क्वायर था तो जितनी लेंथ है इतनी ही उसकी विड्थ है, तो वो मल्टीप्लाई करके निकाला 0.004 था। ये इसका मैग्नेटिक इंडक्शन था, टेस्ला था, 0.7 था। cos 30 इज इक्वल टू 0.866, सबको मल्टीप्लाई किया यह जाएगा। लेकिन पॉइंट मेरा बहुत छोटा आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद इसको राउंड यहाँ लेके आ जाएंगे, ड्रॉप कराएंगे इसको यहाँ से। 4.8 होगा तो ये जब मूव करेगा लेफ्ट टू राइट तो ये पावर क्या होगा, ट्रांस पावर -4 हो जाएगा। तो टेस्ट यहाँ पर टॉर्क है तो न्यूटन मीटर होता है उसका यूनिट। एग्जाम प्रॉब्लम है आपकी बुक का, कहता है अ ट्रांसफार्मर इज नीड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट। मैंने क्या स्टेप डाउन कर लिया। मेन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी मेन लफ्ज आएगा उसको समझ लें प्राइमरी है। तो प्राइमरी पे क्या गया, ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है, ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है, इनपुट पे दे रखा है 220 वोल्ट, और आउटपुट पे कितना आ रहा है उसका, वो कम होकर 12 वोल्ट आ रहा है। तो ये स्टेप डाउन कर दिया, ज़्यादा वोल्टेज से हमने कम वोल्टेज हासिल कर लिया। 220 वोल्ट इनपुट दिया था तो आउटपुट क्या है हमारे पास, 12 वोल्ट आया। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये पहला वाला जो था वो वीपी हो जाएगा, प्राइमरी के लिए पी इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी के लिए एस इस्तेमाल करेंगे। तो वीपी इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट है, वी एस इक्वल सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल 12 वोल्ट है। अब ये तो बताया इसने सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में। इफ़ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है उसके टर्न कितने हैं, 2200 टर्न है हमारे पास, 2200 टर्न है, ये समझ लें। तो किसके प्राइमरी के हैं तो टर्न्स को एन से ज़ाहिर करते हैं, और साथ में उसके हमने पी लगा दिया प्राइमरी के लिए, तो वो कितने हैं, वो 2200 है हमारे पास। करना क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स बताइए, एन एस मालूम कीजिए। यही फॉर्मूला था जो जहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि वो रेशो 10 दिया हुआ था MCQs में। उसने क्या किया हुआ था, उसने ये जो NS ओवर NP था ये 10 दे रखा था। मैं MCQs को रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, तो इसलिए कहीं पे सवाल जवाब के अंदर NS और NP आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद बराबर आ गया 10 के, तो दोनों VS, वो D आंसर था वहाँ पर, ठीक है। फार्मूला ये है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ये NS मालूम करना है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करना है, उसको रहने दीजिए इस राइट साइड पे।
डिवाइड कर रहा है एन पी, वहाँ जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा इस पूरे को ब्रैकेट के साथ। मैंने वी एस की जगह वी एस की वैल्यू रख दी, इसको इधर लिखे हैं राइट साइड को या राइट साइड को वो इंटरचेंज कर लें, आपकी मर्जी। वी एस इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज 12 थे, प्राइमरी वोल्टेज 220 थे और टर्न्स 2200 तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया 120 टर्न्स आ गए सेकेंडरी साइड पे। तो ज़ाहिर बात है इसको अंदाज़ा भी होना चाहिए आपको, ये वो स्टेप वहाँ पे यहाँ पे क्या किया उसने डाउन किया है, तो क्या हो गया वो एन एस इज इक्वल टू 120 हो गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड, द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजिंग at the rate of 150 ampere per second and the mutual induction of the two coil is 5.5 into 10 power minus 5 हेनरी। मैंने पहले बताया हेनरी यूनिट जो था वो म्यूचुअल इंडक्शन का था, तो ये तो एम आ गया आपके पास, ठीक है। और वो जो था रेट दिया, तो ए मीन्स एम्पियर और एस मीन्स सेकेंड, तो रेट ऑफ ये किस चीज़ का रेट है, तो ज़ाहिर बात है करंट का रेट है। वो बता भी रहा है द रेट द करंट इन द सोलेनॉइड के अंदर जो रेट है वो यानी कि डी डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 150 एम्पियर पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्शन कितना था 5.5 इंटू 10⁻⁹ हेनरी था। करना क्या है इसमें, डिटरमाइन द ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस ई एम एफ होता है उसके साथ शायद जाहिर करते हैं, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। ये फार्मूला क्या है, इंड्यूस ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस क्या था उसका लेंस में पढ़ा था हमने, ड्यू टू अपोजिंग द डायरेक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, म्यूचुअल इंडक्शन कितना 5.5 इंटू 10⁻⁹ है और डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जो है वो 150, मल्टीप्लाई करें इसको, ये आ जाएगा माइनस में 8.25। ये हमारे पास टॉपिक पूरा हो गया। और कोई सवाल हो कोई चीज़ हो तो आप लोग उसमें कमेंट्स कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।